खाड़ी में तनाव बढ़ते ही एक नया अप्रत्याशित खिलाड़ी इसमें शामिल हो गया है। अब यूक्रेन भी संघर्ष में शामिल है और खाड़ी देशों को ड्रोन विशेषज्ञता से बढ़कर मदद कर रहा है। यूक्रेनी सैनिक ईरान के खिलाफ ऐसा कर रहे हैं जो और कोई नहीं कर सकता था। अमेरिका ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी, लेकिन यूक्रेन के लिए यह एक ऐसा मौका है जिसमें वह उस क्षेत्र में एक ताकतवर खिलाड़ी बन सकता है जहां कभी उसकी लगभग कोई प्रभावशाली भूमिका नहीं थी। यूक्रेन ने खाड़ी देशों में सिर्फ ज्ञान ही नहीं, सैनिक भी भेजे हैं जो ईरानी ड्रोन गिरा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के अनुसार, जिन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये चौंकाने वाला खुलासा किया कि यूक्रेन वास्तव में मध्य पूर्व में क्या कर रहा है। क्या हमने उन्हें मार गिराया? हाँ। क्या सिर्फ एक देश में? नहीं, कई देशों में। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बंद कमरे की ब्रीफिंग में ये दावा किया, हमें पता था कि यूक्रेन ने खाड़ी देशों में अपने विशेषज्ञ भेजे थे ताकि वे ईरान के शाहिद ड्रोन के खतरों से निपटने में मदद करें। हमें यह नहीं पता था कि वे विशेषज्ञ सिर्फ अपने नए खाड़ी सहयोगियों को यूक्रेन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे इंटरसेप्टर ड्रोन का इस्तेमाल करने की सलाह ही नहीं देंगे, बल्कि उससे कहीं ज्यादा करेंगे। ऐसा लगता है कि वे विशेषज्ञ असल में सैनिक हैं और वे अपनी विशेषज्ञता का कहीं ज्यादा प्रत्यक्ष रूप लेकर आ रहे हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जेलेंस्की ने जोड़ा कि यूक्रेन ने अपने कई खाड़ी साझेदारों के लिए वायु रक्षा अभियानों में हिस्सा लिया। हालांकि उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि यूक्रेन की मार गिराने की कार्रवाइयों से विशेष रूप से किसे लाभ हुआ। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को उसकी कोशिशों का मुआवजा मिल चुका है। हम अपने देश की मजबूती के लिए उनके योगदान के बदले उनकी सुरक्षा को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। ये सिर्फ पैसे मिलने से कहीं ज्यादा है, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया। बिजनेस इनसाइडर का कहना है कि ये योगदान हथियारों के रूप में थे जिन्हें यूक्रेन रूस के खिलाफ अपने युद्ध में इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही तेल, डीजल और सीधी वित्तीय सहायता भी मिली है जो यूक्रेन को रूस के क्षयकारी अभियान का मुकाबला करने में मदद करेगी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से प्रभावित खाड़ी देशों और यूक्रेन के लेन देन पर और बातें हैं जिन्हें हम बाद में बताएंगे कि हालात कितने गंभीर हैं। इस खबर से पहले यूक्रेन ने खाड़ी क्षेत्र में 228 ड्रोन विशेषज्ञ भेजने की पुष्टि की थी। हमने सोचा था कि वे विशेषज्ञ यूक्रेन के खाड़ी साझेदारों को ईरान की ड्रोन धमकी से निपटने के लिए वायु रक्षा प्रणाली बनाने में मदद करेंगे। ऐसा अब भी लगता है, लेकिन जेलेंस्की का कहना है कि यह उससे कहीं अधिक है। बंद ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा, यह किसी प्रशिक्षण मिशन या अभ्यास के बारे में नहीं था, बल्कि एक आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली बनाने में समर्थन देने के बारे में था जो वास्तव में काम कर सके। यूक्रेन सिर्फ हथियार सप्लाई नहीं कर रहा, उससे ज्यादा कर रहा है। अब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ईरान की प्रतिक्रियाओं के कारण खाड़ी देशों के साथ जो हो रहा है उस पर यूक्रेन का सीधा प्रभाव है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है कि ये सब उस समय हुआ जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा नहीं हुई थी। खाड़ी देशों की वायु रक्षा में यूक्रेन की सीधी भागीदारी पर एपी न्यूज की रिपोर्ट के समय भी वो अस्थायी युद्ध विराम कायम था। उस समय अमेरिका ईरान बातचीत चल रही थी जिससे ईरान अपने खाड़ी पड़ोसियों पर शाहिद ड्रोन नहीं दाग रहा था। अब युद्ध विराम टूट चुका है, स्थिति बदल गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर 2 पोस्ट में ईरान के साथ बातचीत की विफलता की घोषणा की, जिसमें उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम छोड़ने से इनकार करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी ईरान पर डाली। ईरान के साथ बैठक सुबह जल्दी शुरू हुई और पूरी रात चली, लगभग 20 घंटे तक। मैं बहुत विस्तार से बता सकता हूं और उन चीजों के बारे में बात कर सकता हूं जो हासिल हुई हैं, लेकिन केवल एक ही बात मायने रखती है। ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान अपने परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में एक नौसैनिक नाकाबंदी लागू करेगा ताकि ईरान द्वारा इस महत्वपूर्ण जल मार्ग को अवरुद्ध करने का मुकाबला किया जा सके। संघर्ष फिर से भड़कने के बाद अब वही होना लगभग तय है जिसका अंदेशा था। ईरान फिर से होर्मुज जलडमरू मध्य में शाहिद ड्रोन तैनात करेगा। खाड़ी देशों की बड़ी चिंता है कि वही ड्रोन और ईरानी मिसाइलें फिर से उनके सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे की ओर उड़ने लगेंगे। यूक्रेन ने साबित कर दिया है कि वह खाड़ी देशों को अपनी रक्षा करने में मदद कर सकता है। अब जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम टूट चुका है तो संभावना है कि उन देशों में मौजूद यूक्रेनी सैनिक ईरान के ड्रोन को और अधिक तबाह करने में शामिल होंगे। लेकिन आइए यूक्रेन ने खुद क्या करने की पुष्टि की है उस पर लौटते हैं। जो हम यहाँ देख रहे हैं वह एक स्पष्ट बढ़ोतरी है। जो पहले विशेषज्ञता साझा करना माना जाता था वह दरअसल
मध्य पूर्व में यूक्रेनी सैनिकों की सीधी कार्रवाई है। अब सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन के नए खाड़ी सहयोगियों को इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। अमेरिका के कई सहयोगियों के पास अपने आधुनिक वायु रक्षा सिस्टम है जो ईरानी ड्रोन से निपट सकते हैं। उन्हें यूक्रेन और उसके सैनिकों की जरूरत आखिर क्यों पड़ेगी? ताकि वे ज़ेलेंस्की के अनुसार आधुनिक खतरे से निपटने के लिए वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने में उनकी मदद करे। इसका जवाब 2 शब्दों में दिया जा सकता है, इंटरसेप्टर ड्रोन। ज़ेलेंस्की ने पुष्टि की कि मध्य पूर्व में काम कर रहे यूक्रेनी सैनिक अपने साझेदारों की ओर से ईरानी शाही ड्रोन गिराने के लिए अपने देश में बने इंटरसेप्टर ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उन इंटरसेप्टरों को खाड़ी देशों की वायु रक्षा प्रणाली में शामिल किया जा रहा है और यूक्रेन यह बहुत स्पष्ट कर रहा है कि वह और अधिक इंटरसेप्टर देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि जिन देशों की वह मदद कर रहा है वे अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने मार्च में कहा था कि रोज 1000 यूक्रेनी इंटरसेप्टर ड्रोन खाड़ी क्षेत्र भेजे जा सकते हैं। ये खासकर तब संभव है जब यूक्रेन के मध्य पूर्वी साझेदार ड्रोन उत्पादन में वित्त पोषण करें। यह एक लेन देन की व्यवस्था है जो यूक्रेन के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे वह इंटरसेप्टर बना सकता है जो साझेदारी को मजबूत करते हैं और उसकी अपनी रक्षा क्षमता को भी बढ़ाते हैं। ये आखिरी बिंदु खासतौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने ज़्यादा इंटरसेप्टर यूक्रेन अपने लिए बना सकता है वे 2 उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। यूक्रेन को अपनी तकनीक की प्रभावशीलता फिर से साबित करने का मौका मिलता है जो खाड़ी देशों में पहले ही लोकप्रिय हो चुकी है और जल्द ही दुनिया भर में मांग बढ़ सकती है। यूक्रेन के इंटरसेप्टर सस्ते हैं, यह ध्यान में रखें, और इन्हें इस्तेमाल करना भी आसान है। अल जजीरा रिपोर्ट करता है कि इन्हें ड्रोन ऑपरेटर द्वारा उड़ाया जाता है जो विशेष फर्स्ट पर्सन व्यू या AFPV गॉगल्स का इस्तेमाल करके इन्हें आने वाले स्ट्राइक ड्रोन की ओर ले जाते हैं। यूक्रेन के पास कई इंटरसेप्टर ड्रोन हैं जिनमें कई 2025 में बने थे। स्टिंग शायद सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि यह 343 किलोमीटर या 213 मील प्रति घंटे तक की गति प्राप्त कर सकता है और ये लक्ष्यों का पता लगाने के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरों का उपयोग करता है। गोलियों की तरह आकार वाला स्टिंग इंटरसेप्टर ड्रोन के काम का एक आदर्श उदाहरण भी है जो अपनी खुद की गतिज ऊर्जा और कुछ मामलों में एक बहुत छोटे वारहेड का उपयोग करके एक बड़े वारहेड ले जा रहे शाहिद ड्रोन को मारता है। वह टक्कर शाहिद में विस्फोट कराने के लिए काफी होती है जिससे वह बेअसर हो जाता है। अन्य यूक्रेनी इंटरसेप्टर ड्रोन में P-1 और बुलेट शामिल है। दोनों ही 3D प्रिंटेड है और बुलेट अपने गाइडेंस सिस्टम में किसी न किसी रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI का भी उपयोग करता है। तो यूक्रेन के पास उन सभी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के लिए विकल्प है जो खरीदना चाहते हैं। अगर ये साझेदारों से सीधे काम करे जैसे खाड़ी देशों से कर रहा है तो अपने इंटरसेप्टर ड्रोन बेचकर रूस के खिलाफ युद्ध के लिए अच्छा पैसा जुटा सकता है। यूक्रेन की अपने खाड़ी साझेदारों के साथ हुई व्यवस्था का दूसरा हिस्सा भी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के ड्रोन से लाभ उठाने वाले खाड़ी देश उनके निर्माण के लिए भी फंडिंग करने में मदद कर रहे हैं। ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंटरसेप्टर्स रूस के खिलाफ उसकी वायु रक्षा रणनीति का एक बड़ा हिस्सा बन गए हैं। 1 अप्रैल को डिफेंस न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन ने रूसी मिसाइलों और ड्रोन के खिलाफ 89.9% इंटरसेप्शन दर पाई। यह उल्लेखनीय है क्योंकि यह पिछले महीनों की तुलना में स्पष्ट सुधार है। फरवरी में इंटरसेप्शन दर 85.6% थी जो खुद दिसंबर 2025 में दर्ज की गई 80.2% दर से एक बड़ा उछाल था। यहाँ हम जो देख रहे हैं वह इंटरसेप्शन में सुधार का एक पैटर्न है जो संयोगवश नहीं बल्कि यूक्रेन द्वारा अपने वायु रक्षा नेटवर्क में अधिक इंटरसेप्टर ड्रोन शामिल करने के साथ मेल खाता है। यूक्रेन की वायु रक्षा इतनी मजबूत हो गई है कि वे रूस की लंबी दूरी के शाहिद प्रकार के हमलावर ड्रोन पर बढ़ती निर्भरता को भी निष्क्रिय कर रहे हैं। अब यूक्रेन 95% इंटरसेप्शन दर पाने और रोज 2000 इंटरसेप्टर ड्रोन बनाने के लिए फंडिंग की उम्मीद कर रहा है। ड्रोन की प्रभावशीलता दिखाने के लिए सैनिकों को खाड़ी क्षेत्र भेजना सबसे अच्छा तरीका है। खाड़ी देश यूक्रेन से इंटरसेप्टर खरीदेंगे तो पैसा तेजी से आएगा जिससे यूक्रेन और ड्रोन बना सकेगा और रूस से खुद को बचा सकेगा। ये वायु रक्षा सुधार का एक ऐसा चक्र है जिसकी रूस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी और ये शायद सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए ईरानी तकनीक का इस्तेमाल किया। सैन्य जीवन का चक्र घूमता रहता है। अभी रूस और ईरान
यूक्रेनी शेर के जबरों में फंसे हैं। एक और वजह है कि खाड़ी देश यूक्रेनी इंटरसेप्टर ड्रोन और उन्हें चलाने वाले सैनिकों को पाना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें गहराई से जाएं, अगर आप ऐसी ही जानकारी देखना चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते इसी तरह से सब कुछ विस्तार से बताते हैं। दूसरा कारण यह है कि खाड़ी देश यूक्रेन के इंटरसेप्टर खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी कीमत सही है। उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है जो खतरों पर मिसाइल दागते हैं। ये सब तब ठीक है जब हम मिसाइल बनाम मिसाइल हमले की बात करें। एयर डिफेंस मिसाइलें जब शाहिद ड्रोन गिराती है तो लागत में बड़ा फर्क पड़ता है, जैसे पेट्रियट पैक 3 इंटरसेप्टर मिसाइल। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार हर मिसाइल की कीमत $3.7 मिलियन है, जबकि एक शाहिद ड्रोन ईरान को अधिकतम $50,000 में मिलता है। ईरान एक पैक 3 मिसाइल की कीमत में 74 शाहिद ड्रोन बना सकता है। यही लागत अंतर एयर डिफेंस नेटवर्क को जल्दी थका देता है, खासकर जब वो ईरान के सस्ते हथियारों के लिए तैयार न हो। इसका सीधा जवाब है और भी सस्ते विकल्प अपनाना, और यहीं पर यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन और वे विशेषज्ञ आते हैं जो खाड़ी में इन्हें चला रहे हैं। यूक्रेन के इंटरसेप्टर सिर्फ $1,000 में बन सकते हैं, जिससे ईरान की रणनीति पूरी तरह उलट जाती है। अब एक शाहिद पर 50 इंटरसेप्टर ड्रोन हैं। पहले एक मिसाइल पर दर्जनों शाहिद होते थे। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार $6,000 के निर्यात मूल्य पर एक शाहिद की कीमत में करीब 9 इंटरसेप्टर बन सकते हैं। यूक्रेन के खाड़ी साझेदार अब पैसा फूकने के बजाय शाहिद को किफायती ढंग से नष्ट कर रहे हैं, और यूक्रेन जो उभरती हुई खाड़ी साझेदारियां बना रहा है उसमें एक खूबसूरत जोड़ यह है कि आज के इंटरसेप्टर ड्रोन जो हम देख रहे हैं वो तो बस एक शुरुआत है। 9 अप्रैल को कीव पोस्ट ने बताया कि रूसी सूत्रों के अनुसार यूक्रेन ने FPV ड्रोन की रेंज बढ़ाने के लिए नई रणनीति अपनाई है। अब उन ड्रोन में पंख लगाए जा रहे हैं, और इस कदम का उद्देश्य, जैसा कि उस आउटलेट ने बताया है, ऐसे इंटरसेप्टर ड्रोन बनाना है जो रूसी विमानों और अन्य लक्ष्यों पर अधिक दूरी से हमला कर सके। यूक्रेन अपने इंटरसेप्टर ड्रोन के मामले में अपनी उपलब्धियों पर नहीं रुका है, वह इन्हें और भी मजबूत और प्रभावशाली बना रहा है, और इसका फायदा उन खाड़ी देशों को भी हो सकता है जो यूक्रेन के साथ काम कर रहे हैं। तो इस कहानी के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा उन बातों को शामिल करता है जो हम पहले से ही यूक्रेन के खाड़ी क्षेत्र में किए जा रहे काम के बारे में जानते थे। इंटरसेप्टर ड्रोन बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और इनका इस्तेमाल ईरानी शाहिद ड्रोन को गिराने के लिए किया जा रहा है, ताकि वे नुकसान पहुंचाने से पहले ही नष्ट किए जा सके। दूसरा हिस्सा यह है कि यूक्रेन के विशेषज्ञ सिर्फ सलाह नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे खुद भी इसमें शामिल हो रहे हैं। वे खाड़ी साझेदारों के लिए ईरानी शाहिद ड्रोन नष्ट कर रहे हैं ताकि यूक्रेन की मध्य पूर्व में स्थिति मजबूत हो। यह एक ऐसा कदम भी है जो ईरान को नाराज कर देगा। हम उस पर अभी आते हैं। यूक्रेन के लिए इससे खाड़ी में उसकी बहुत सक्रिय भूमिका उजागर हुई है, क्योंकि उसे उस क्षेत्र में विकसित हो रहे संबंधों से भारी लाभ होने वाला है। मार्च के अंत की ओर यूक्रेन ने खुलासा किया कि उसने ज़ेलेंस्की की मध्य पूर्व यात्रा के बाद 3 खाड़ी देशों के साथ 10 साल की रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। इस यात्रा में कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE शामिल थे। जॉर्डन को छोड़ बाकी तीनों ने 10 साल के रक्षा समझौते किए। इससे यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन इस समय कहां काम कर रहे हैं इसका भी संकेत मिलता है। ज़ेलेंस्की शायद देशों का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन 3 रक्षा समझौते कतर, सऊदी अरब या UAE या सभी के होने का संकेत देते हैं। ज़ेलेंस्की बताते हैं कि इन साझेदारियों के तहत यूक्रेन सिर्फ इंटरसेप्टर ड्रोन ही नहीं दे रहा है, बल्कि इससे भी ज्यादा कर रहा है। सिर्फ इंटरसेप्टर ही नहीं, बल्कि रक्षा पंक्ति, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आदि भी शामिल हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो हम इस पर एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपना रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इन समझौतों पर चर्चा करते हुए कहा, इसके बदले में यूक्रेन को वह ईंधन, ऊर्जा संसाधन, हथियार और नकद मिल रहे हैं जिनका हमने पहले ही उल्लेख किया था। हालांकि उसे कुछ ऐसा मिल रहा है जो लंबे समय में इन चारों से ज्यादा अहम हो सकता है: मध्य पूर्व में प्रभाव। यूक्रेन एक अद्भुत परिवर्तन से गुजर रहा है जो पुतिन द्वारा 4 साल पहले यूक्रेन पर हमला करने के मूर्खतापूर्ण फैसले के बिना संभव नहीं होता। हमने उस परिवर्तन को वास्तविक समय में होते हुए देखा है। यूक्रेन एक मामूली भूमिका निभाने वाले देश से खासकर मध्य पूर्व के क्षेत्रों में उस देश में बदल गया है जिसे रूस के शुरुआती हमले से बचने के लिए पश्चिमी सहयोगियों के समर्थन की जरूरत थी।
इस समर्थन से यूक्रेन ने यूरोप और पश्चिम में अपनी स्थिति मजबूत की, प्रभाव बढ़ा। जैसे जैसे यूक्रेन युद्ध कई वर्षों तक खिंचता गया, यूक्रेन ने ऐसा घरेलू रक्षा उद्योग बनाया जो कई देशों के लिए ईर्ष्या का विषय है। हाँ, उसे समर्थन मिलता है और उसने ड्रोन क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व भी हासिल किया है। इससे यूक्रेन ने नई साझेदारियों का मार्ग प्रशस्त किया है, जैसा मध्य पूर्व में दिख रहा है। एक समय जो देश प्राप्तकर्ता था अब प्रदाता बन गया है और यूक्रेन इसी परिवर्तन को पूरा कर रहा है, जबकि उन्हीं क्षेत्रों में जहां उसका प्रभाव बढ़ रहा है, रूस का प्रभाव घट रहा है। मध्य पूर्व में पुतिन ईरान को एक साझेदार के रूप में खोने की कगार पर है, पर सब कुछ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के परिणाम पर निर्भर है। उन्होंने निश्चित रूप से वह कोई भी प्रभाव खो दिया है जो उनके पास अन्य खाड़ी देशों में हो सकता था, जिन्हें अभी ईरान निशाना बना रहा है। पुतिन ने सीरिया में भी अपना प्रभाव खो दिया है और यूरोप में एक आदमी जो पूरे महाद्वीप को डराने की कोशिश कर रहा है, अब देख रहा है कि उस महाद्वीप के अधिकांश देश उसके द्वारा पैदा किए गए खतरे को समझने लगे हैं। अटलांटिक काउंसिल के अनुसार कई नाटो देश रूस के खिलाफ अपनी रक्षा मजबूत करने के लिए यूक्रेन की ओर बढ़ रहे हैं। कौन जानता है, शायद हम यूक्रेनी इंटरसेप्टर ड्रोन ऑपरेटरों को पोलैंड और रोमानिया में रूसी शाही ड्रोन गिराते देखेंगे, जैसे खाड़ी क्षेत्र में हो रहा है। फिर बात आती है अमेरिका की। यह कहना सही होगा कि पिछले एक साल या उससे भी अधिक समय में यूक्रेन के साथ अमेरिका के संबंध मुश्किल रहे हैं और कुछ मौकों पर तो काफी विवादास्पद भी रहे हैं। अमेरिका की अगुवाई में यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ताओं में मुख्य मुद्दों पर कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई है और हाल के महीनों में यूक्रेन को इस बात से जूझना पड़ा है कि अमेरिका ने रूस संकट से निपटने में उसकी मदद करने के बजाय ईरान पर ज्यादा ध्यान दिया है। ज़ेलेंस्की इन समस्याओं का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। एपी न्यूज के अनुसार यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिकी दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकोप से कीव आने का आग्रह किया और रूस के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव दिया। यूक्रेन के सैनिकों को खाड़ी में शाही ड्रोन गिराने भेजने का इससे क्या संबंध है? सीधा सा, यूक्रेन अमेरिका को यह साबित कर रहा है कि वो एक प्रत्यक्ष सहयोगी के रूप में अमेरिका की अपेक्षा से कहीं अधिक उपयोगी हो सकता है। इन सब में हम जो देख रहे हैं वो है यूक्रेन की प्रतिबद्धता। जब ट्रंप नेटो देशों की आलोचना करते हैं कि वे अमेरिका की मदद के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तब यूक्रेन अपने इंटरसेप्टर ड्रोन का इस्तेमाल करके उन प्रमुख हथियारों में से एक को गिरा रहा है जिनका इस्तेमाल ईरान उस महत्वपूर्ण जलमार्ग को बंद रखने के लिए करता है। अमेरिका को इस पर ध्यान देना ही होगा। अगर यूक्रेन सही रणनीति अपनाता है और खाड़ी क्षेत्र में और अधिक कर्मियों को तैनात करता है जो सीधे तौर पर अमेरिका की मदद करें, क्योंकि अब तक यूक्रेन उन्हीं देशों के साथ काम कर रहा है, तो हम यूक्रेन और अमेरिका के रिश्ते में एक नया बदलाव देख सकते हैं। यूक्रेन इस समय खाड़ी क्षेत्र में जो कर रहा है वो ट्रंप को यह समझाने में अहम साबित हो सकता है कि रूस के खिलाफ अपनी लड़ाई में यूक्रेन की और अधिक मदद की जानी चाहिए। अमेरिकी युद्धपोतों से उड़ान भरने वाले इंटरसेप्टर्स और खाड़ी देशों में ठिकानों की सुरक्षा करना रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने में काफी अहम साबित हो सकता है। कम से कम ज़ेलेंस्की यूक्रेन की भागीदारी की इच्छा को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि अमेरिका को रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का दबाव कम न करने के लिए मना सके। यही यूक्रेन के लिए दीर्घकालिक रणनीति है। जब वो अपने सैनिकों को खाड़ी में इंटरसेप्टर्स को नियंत्रित करने के लिए भेज रहा है तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि ईरान बहुत नाराज है। ईरान सरकार ने 14 मार्च को यूक्रेन को खाड़ी संघर्ष से दूर रहने की चेतावनी दी थी। तब ईरानी सांसदों ने यूक्रेन को वेध लक्ष्य बताया क्योंकि वह ड्रोन के जरिए इजराइल की मदद कर रहा था। अब यूक्रेन इससे कहीं आगे बढ़ चुका है। उसके सैनिक मध्य पूर्व में हैं और वे कई ऐसे देशों की मदद कर रहे हैं जो ईरान के गुस्से का निशाना है। क्या इसका मतलब है कि ईरान यूक्रेन के खिलाफ और कदम उठा सकता है? शायद, क्योंकि वह ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में व्यस्त है। कुछ बड़ा करना मुश्किल होगा। अगर यूक्रेन खाड़ी में वही गतिविधियां दोबारा शुरू करता है तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध विराम टूटने के बाद ईरान रूस सहयोग बढ़ सकता है, जिससे यूक्रेन की अपनी जमीन पर असर पड़ सकता है। यूक्रेन ये जोखिम उठाने को तैयार है क्योंकि इससे उसे जो फायदा मिलेगा वह ईरान को नाराज करने के नुकसान से ज्यादा है। इंटरसेप्टर ड्रोन यूक्रेन के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित हो रहे हैं और अब तो यह भी संभव है कि जापान खाड़ी क्षेत्र में इस मामले में शामिल हो सकता है। सीधे तौर पर नहीं, बिल्कुल। हालांकि जापान अब यूक्रेन को एक नए प्रकार का इंटरसेप्टर ड्रोन दे रहा है जो अगर यूक्रेन ने उसे वहां तैनात करने का फैसला किया तो वह मध्य पूर्व में भी पहुंच सकता है। क्या आप इस नए तरह के इंटरसेप्टर के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो देखें जिसमें हमने यूक्रेन और जापान की साझेदारी के गहराते रिश्ते को कवर किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की ताज़ा घटनाओं का विश्लेषण मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।